हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थर्ड पार्ट के अंदर। भाई फर्स्ट पार्ट के अंदर है हु रन्स द सिस्टम। सिस्टम को कौन लोग रन करते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन, पीएम, सीएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब। हाउ द सिस्टम रन्स, फर्स्ट एम में ये है हाउ द सिस्टम रन्स, सिस्टम कैसे रन करता है। पार्लियामेंट के थ्रू, संसदीय पद्धति के थ्रू, संसद के थ्रू, कैबिनेट कमेटी, स्टेट लेजिस्लेटर, राज्य विधानमंडल के थ्रू, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के थ्रू। फर्स्ट एम ये है। तो फर्स्ट के अंदर हु रन्स द सिस्टम, कौन लोग सिस्टम को रन करते हैं? सीएम, पीएम, ये सब, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब। और हाउ द सिस्टम रन्स के थ्रू सिस्टम रन करता है संसद के थ्रू, केंद्र में, और राज्य में विधानसभा के थ्रू। फिर सेकंड पार्ट में जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। फिर ये तो गया सेकंड पार्ट जुडिशरी सिस्टम। फिर थर्ड पार्ट के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। फोर राइट एंड अदर्स, नागरिकता, मृदिका, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, ट्राइबल एरिया, यूनियन टेरिटरी, पंचायती राज। पांचवें पार्ट के हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड अदर्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कमिटीज एंड फोरम्स, एनआईए, सीबीआई, एनडीएमसी, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, पॉलिटिकल डायमेंशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 5 पार्ट के अंदर हम पूरी एम लक्ष्मीकांत बुक को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हम फिलहाल हैं इसमें जो वीडियो अपलोड कर दी गई हैं सिस्टमेटिक, आप देखना प्लेलिस्ट में यूपीएससी GS2 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी एंड आईआर की, जिसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये अपलोड हो चुकी है। हाउ द सिस्टम रन्स के अंदर पार्लियामेंट अपलोड हो चुकी है। जुडिशरी सिस्टम के अंदर जुडिशरी सिस्टम के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपलोड हो चुकी है शायद, इसको आप चेक करना एक बार। थर्ड पार्ट के अंदर इसको हम अभी अपलोड करेंगे, मतलब आप ये सारे सिस्टमेटिक ही अपलोड होंगे बाद में। क्लास फर्स्ट सिस्टमेटिक मैंने अभी जितना हुआ है वो सिस्टमेटिक रखा, वहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी। जो होगा प्रेसिडेंट से होगा, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सिस्टमेटिक होगा एकदम, ठीक है ना। इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए गए हैं, बस अपलोड करना बाकी है। तो जो है उसको आप पढ़िए, और बाकी आप किताब से अपने सेल्फ स्टडी के हिसाब से रीड कर सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट डे सेकेंड जुडिशरी सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन, इसको शायद आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो अगले 8-10 मिनट के अंदर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको पूरे बुक की जो समरी है, पूरे चैप्टर की जो समरी है, वो आपको 10 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरे चैप्टर की बता दूंगा। वैसे ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, पूरे 2 पेज का चैप्टर है। तो मैंने एक पन्ने में इसके शॉर्ट नोट्स बना दिए, इसको आपको अच्छे से याद करवा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी। बाकी आप ध्यान से देखना होगा, आपको रिवाइज करना होगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट करना होगा, और किताब की रीडिंग लगा लेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगी हर चीज़, और याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चैप्टर 41 है लक्ष्मीकांत बुक का, आप अपने एडिशन के हिसाब से देख लेना। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281 के अंदर फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया हुआ है। तो फाइनेंस कमीशन जो है अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 280 के अंदर है भारत का एक फाइनेंस कमीशन होगा, कि भारत का एक वित्त आयोग होगा। और अनुच्छेद 281 के अंदर है कि इसकी अनुशंसाएं, वित्त आयोग की अनुशंसाएं, ठीक है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय है वित्त आयोग, जिसकी व्यवस्था की हुई है। वित्त आयोग की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अनुच्छेद 280 के अंदर है अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में,
ठीक है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या इससे पहले कर दिया जाता है। और इसका जो ठीक है, इसकी संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और संसद को डिसाइड है, राइट टू डिसाइड कि इनकी चयन किस तरह किया जाए। संसद को राइट है कि वो डिसाइड कर सकता है या फिर विधि बना सकता है, नियम बना सकता है कि इनके सदस्यों को हम किस तरह चयन करेंगे। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति तय करता है। तो संसद जो विधि बना सकता है उसके हम 3-4 पॉइंट बुक के अंदर लिखे हुए हैं, वो आपको रीड कर देता हूँ मैं। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। तो अध्यक्ष जो है, पहली बात, अध्यक्ष तो सार्वजनिक मामलों का अध्यक्ष को एक्सपीरियंस होना चाहिए। सार्वजनिक मामलों का अध्यक्ष को एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और 4 जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए जो विधि बना सकती है संसद, वो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसे लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो उनमें से इन 4 सदस्यों को चुन लिया जाएगा। तो ये हो गई इनकी कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संसद को राइट है डिसाइड करने का किस तरह इनका चयन किया जाएगा। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये संसद को विधि बनाने का अधिकार है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति तय करता है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 और 281। 280 में भारत का एक वित्त आयोग होगा, ठीक है, ये तो 280 है। 281 में है वित्त आयोग की अनुशंसाएं, ठीक है। तो 280 281 याद हो गए आपको। अब हम देखते हैं कि ये कैसा निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है, ठीक है। वित्त आयोग कैसा निकाय है, अर्धन्यायिक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 280 के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है और ये अर्धन्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। गठन इसका राष्ट्रपति करता है, हर 5वें वर्ष या उससे पहले कर देता है। संरचना, इसका एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है इन सदस्यों की, और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति तय करता है। संसद को जो इनके 4 सदस्य हैं उनकी क्या योग्यता होगी, इसको डिसाइड करने की संसद को अधिकार है, ठीक है। विधि बनाने का उसको अधिकार है संसद को। अब हम देखेंगे वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का क्या कार्य है। तो वित्त आयोग का जो कार्य है, अब हम देख रहे हैं वित्त आयोग के कार्य कि फाइनेंस कमीशन के क्या कार्य हैं। तो जो वित्त आयोग के कार्य हैं वो है राष्ट्रपति को वो निम्न मामलों पर सिफारिश देता है। किन किन मामलों पर, कि सेंटर एंड स्टेट के करों के शुद्ध आगमों का वितरण, संघ और राज्यों के बीच का जो करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। मतलब संघ जो भी टैक्स आता है राज्यों से और संघ उसको इकट्ठा भारत की संचित निधि में इकट्ठा होता है, फिर भारत की संचित निधि से राज्यों के बीच उसका आवंटन, ठीक है। तो इसके ऊपर सिफारिश देता है राष्ट्रपति को किस तरह से आवंटित किया जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, भारत की संचित निधियों से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। और अगर किसी राज्य को स्पेशल अनुदान, किसी सहायता चाहिए तो उसकी सिफारिशें करता है फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को कि भारत की संचित निधि से उसको इतना अनुदान मिलना चाहिए, उसकी सिफारिश करता है, ठीक है। नंबर 3, सिफारिशों पर अगर किसी राज्य की नगरपालिका और पंचायत में संसाधनों की कमी है तो उसकी सिफारिश भी फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। और उस राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उसके लिए उपाय करता है, ठीक है। मतलब सिफारिशें करता है राष्ट्रपति को, ये उपाय किए जाने चाहिए, है ना। नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, मतलब राष्ट्रपति कोई उसे अलग से काम दे कि इस विषय में अपनी सिफारिशें दूँ कि यहाँ पे कितना पैसा लगना चाहिए, तो वित्त आयोग उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है।
अब हम आते हैं, ये तो हो गया अपना कार्य। अब देखते हैं, हाँ, और जो ये तो हो गई इसके कार्य। फिर ये कार्य है जो अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो कि दोनों सदनों में जाती है फिर। ठीक है, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है। मतलब दोनों सदनों में जाती है उसकी रिपोर्ट, फिर उसका उसमें आकलन भी लिखा होता है और उसमें उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण दिया हुआ होता है रिपोर्ट में, रिपोर्ट के अंदर ही। ठीक है, फिर आते हैं फाइनेंस कमीशन की सलाहकारी भूमिका। वित्त आयोग की सलाहकारी भूमिका होती है, कोई बाध्यकारी भूमिका नहीं होती कि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश कर दी उसको फॉलो ही करना होगा केंद्र सरकार को, नहीं। वो सिर्फ सलाहकारी भूमिका के तौर पर कार्य करता है। वो अपनी सिफारिशें, अपनी अनुशंसाएं केंद्र सरकार राष्ट्रपति के सामने रखता है और फिर केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो उसको माने या ना माने। ठीक है, तो वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति सलाहकारी होती है, इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वे राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे या नहीं। इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा। मतलब संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है कि बाध्यकारी ही है, सलाहकारी भूमिका में ही है फिलहाल। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और उसको बाध्यकारी बना देता है, वैसे केंद्र सरकार कभी नहीं करेगी ऐसा। वो नहीं चाहती, वो पैसा अपने हिसाब से ही खर्च करना चाहती है राज्य के ऊपर। वो किसी एक आयोग की पूरी सिफारिशों को ऐसे ऐसे मानकर, भाई तभी तो मध्य प्रदेश में ये योजना लागू कर दी, उत्तर प्रदेश में ये बना दिया, और जिस स्टेट में जो सरकार केंद्र में है वो सरकार अगर राज्य में नहीं है, मतलब उसी पार्टी की, तो वो सपोर्ट नहीं करती है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्टों को कहीं ना कहीं वो बहुत कंजूसी से भेजती है, पैसा भी नहीं, और जहाँ पे स्वयं सरकार होती है वहाँ पे अधिकतम पैसा भेजती है। तो इसकी सलाहकारी भूमिका होती है। इस संबंध में डॉक्टर पीवी राजमन्ना, तो सलाहकारी भूमिका के अंदर पढ़ रहे हैं हम डॉक्टर पीवी राजमन्ना, सेकंड लाइन है इसकी। डॉक्टर पीवी राजमन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्धन्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कोई बाध्यकारी कारण न हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम योजना आयोग का प्रभाव। योजना आयोग, ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनेंस कमीशन। योजना आयोग एक असंवैधानिक, मतलब असंवैधानिक नहीं, सॉरी, गैर संवैधानिक, मतलब संविधान के अंदर उसका जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन खुद एक बॉडी तैयार की हुई है केंद्र सरकार ने। भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। तो भारत के संविधान में ये सोच के उसको तैयार किया गया था कि राजकोषीय संघवाद, मतलब राजकोषीय जो संचित निधि है उसका सही संतुलन से राज्यों में बंटवारा होगा, मतलब सही तरह से वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संचित निधि से सही तरह से पैसे राज्यों में जाएगा, बराबर हिस्सों में जाएगा, लगभग जैसे उसकी ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से सिफारिश राष्ट्रपति को देगा, नीति वो फाइनेंस कमीशन, उसी हिसाब से पैसा राज्यों में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, उसका सपना सच नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, तो योजना आयोग है, तो वित्त आयोग के एक बिल्कुल पैरेलल बॉडी खड़ी कर दी गई योजना आयोग, जो कि पंचवर्षीय योजनाएं निर्धारित करती हैं। यद्यपि योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय के प्रादुर्भाव के साथ केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई है, तो इसकी भूमिका को कम कर दिया गया है योजना आयोग के द्वारा। क्यों? क्योंकि ओवरलैप हो रही हैं चीज़ें। ओवरलैप मतलब अति व्याप्त हो रही है ना, हिंदी में जो बोलेंगे। ओवरलैप मतलब एक ही काम है और दोनों डिपार्टमेंटों को दे दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार योजना आयोग को ज़्यादा पावर दी हुई है, तो उस तरह फिर उसकी पावर कम हो जाएगी ना वित्त आयोग की, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसके बावजूद भी, तो ये ठीक नहीं है थोड़ा। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्ना ने संघीय राजकोषीय यंत्रणों में योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्व को अतिव्याप्ति को निम्न के तरीके से बताया है।
योजना आयोग की स्थापना, वित्त आयोग का कार्य क्षेत्र तथा उसके कार्य व्यवहारिक तौर पर सीमित हुए हैं। मैं व्यवहारिक तौर पर इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं है जिससे वित्त आयोग के कार्यों को राज्यों के राजस्व तथा व्यय के अनुमानों की समीक्षा के आधार पर प्रत्येक राज्य के राजस्व घाटे को पूरा करने तक ही सीमित कर दे। मतलब इस टाइम जो वित्त आयोग का कार्य है वो इतना रख दिया गया है सिर्फ कि वो इतना देखे कि इस राज्य में इतना राजस्व घाटा है तो उतना ही पैसे उसको भेजें, बस उसके विकास के लिए कोई एक्स्ट्रा उसको जरूरत है उस हिसाब से ना भेजें। उसका राजस्व घाटा है उसमें थोड़ी सी सहायता, उसकी थोड़ा सा अनुदान दिया जाए बस। तो ये इतना सा जाके बाकी और सिफारिशें प्रत्येक राज्य की अलग डिमांडें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उसके हिसाब से केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजती हैं, वो योजना आयोग के हिसाब से डिसाइड करती हैं या फिर खुद के हिसाब से डिसाइड करती हैं। जैसे भी केंद्र सरकार सोचती है वो अपने हिसाब से बिल बनवा के धन विधेयक उस तरह से वो पास करवा देती हैं चीज़ों को। तो अनुच्छेद 275 के संदर्भ अनुसार राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान केवल राजस्व व्यय तक ही सीमित नहीं है। तो अब आ गया अनुच्छेद 275। खुद वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पी वी राजमन्ना, उन्होंने खुद कहा है कि अनुच्छेद 275 के संदर्भ में अनुसार राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान केवल राजस्व व्यय तक ही सीमित नहीं है। सभी पूंजी अनुदानों को वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित न करने के लिए कोई विधिक उपबंध भी नहीं है, कि ऐसा कोई उपबंध भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप इसकी बातों को मतलब नहीं मानो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो संवैधानिक बॉडी तो इसीलिए तैयार की कि उसकी बात को मानी जाए, लगभग तो मानी जाए, क्यों योजना आयोग को पूरी पावर दी जाए। तो अनुच्छेद तो हम पढ़ रहे थे सलाहकारी भूमिका तक। तो इसकी प्रकृति सलाहकारी है, गवर्नमेंट बाध्य नहीं है कि फाइनेंस कमीशन की सलाह को माने या ना माने, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, डॉक्टर पी वी राजमन्ना ने 14वें वित्त आयोग अधिनायक ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पी वी राजमन्ना, इन्होंने कहा कि ये अधिनायक बॉडी है और तब तक केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं है जब तक कोई विशेष कारण ना हो। ठीक है, जो लास्ट 2015-2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर पी वी राजमन्ना। तो और योजना आयोग का क्या प्रभाव पड़ा है वित्त आयोग पर? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक बॉडी है जो कि पैरेलल खड़ी की गई वित्त आयोग के अंदर, वित्त आयोग के सामने, जो कि पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करती है, अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ठीक है, लेकिन जो राज्यों को पैसा जाता है वो बराबर हिस्सों में नहीं जाता है। उसके मामले में वित्त आयोग की सिफारिशों को कहीं ना कहीं योजना आयोग को खड़ा करके उसकी शक्ति को कम किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में परिकल्पना की गई कि फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिकाओं को अच्छे से निभाएगा। ठीक है, यद्यपि योजना आयोग गैर सांवैधानिक प्रभाव के कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका वित्तीय संबंध में कम हुई है। ठीक है, डॉक्टर पी वी राजमन्ना ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में योजना आयोग के कार्यों की अतिव्याप्ति, मतलब योजना आयोग और फाइनेंस कमीशन दोनों के कार्यों की अतिव्याप्ति होने लग गई है, जिससे फाइनेंस कमीशन की पावर वित्तीय संबंधों में कम हुई है। तो पहली जो अतिव्याप्ति है वो है फाइनेंस कमीशन के कार्यों को राजस्व घाटे तक सीमित कर दिया गया है, जो कि गलत बात है। जबकि फाइनेंस कमीशन सिर्फ राजस्व घाटे की बात नहीं करता, वो सिर्फ राजस्व घाटे की सिफारिश तो करता ही करता है, लेकिन कोई राज्य को अगर अदर ज़रूरतें हैं तो उसके हिसाब से ही वो सिफारिशें करता है कि उसको इतना पैसा अधिक दिया जाए। अगर किसी अंशतः अनुदान किसी को अधिक सहायता है तो उसे उसकी सिफारिशें करता है, लेकिन केंद्र सरकार अपने हिसाब से उसे उसके ऊपर वो मानता है नहीं मानता। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 275 के अंदर के संदर्भ में अनुसार राज्य को राजस्व सहायता अनुदान केवल राजस्व व्यय तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 275 में लिखा हुआ है ये बात है कि सिर्फ राजस्व व्यय तक सीमित नहीं है, आपको अगर जरूरत है राज्य को तो अंशतः अनुदान भी देना होगा फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। और राज्य भी ऐसा ही करता है, राज्य भी उचित तरीके से अनुच्छेद 275 के तहत ही आवेदन करता है राष्ट्रपति के सामने कि हमें वित्त आयोग की ये सिफारिश है, इसके आधार पर हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, कृपया इतना पैसे केंद्र सरकार के थ्रू भिजवाएं। ठीक है, तो इस तरह राज्य डिमांड करता है राष्ट्रपति के सामने या फिर केंद्र सरकार के सामने कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हमें ये सहायता प्रदान करें। इसलिए विधिक स्थिति है कि संविधान में ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है जो अंतरण की योजना निर्धारण में राज्यों की पूंजी और राजस्व आवश्यकता पर विचार करने संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदानों की सिफारिश करने से रोके, परंतु योजना आयोग के गठन ने अपरिहार्य रूप से कार्यों का दोहराव और अतिव्याप्ति की है। इससे बचने के लिए एक पद्धति विकसित हुई है जिसे वित्त आयोग की शक्तियों में कटौती की है।
चूँकि नीति और कार्यक्रम के संबंध में संपूर्ण योजना आयोग के क्षेत्राधिकार में आती है और योजना परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा अनुदान या ऋण रूप से सहायता प्रदान की जाती है। ये वास्तविक रूप से योजना आयोग की सिफारिशों पर ही निर्भर करता है कि कितना पैसा किस राज्य में भेजें। ये स्वाभाविक है कि वित्त आयोग समान क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। वित्त आयोग का मुख्य कार्य प्रत्येक राज्य की राजस्व कमी का निर्धारण करना और अंतरण की योजना द्वारा इस कमी को करों और शुल्कों का वितरण और अंशतः सहायता अनुदान द्वारा भरना है। ठीक है, किस राज्य में राजस्व घाटा हो रहा है तो उसे अंशतः सहायता अनुदान द्वारा भरना और वहाँ के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? प्रत्येक राज्य की राजस्व कमी निर्धारण करना, अंतरण की योजना इस कमी को करों शुल्कों के वितरण और अंशतः सहायता अनुदान देकर उसे भरना। इसलिए खुद वित्त आयोग इसकी अनुशंसा कर रहा है कि भविष्य में वित्त आयोग को उन सिद्धांतों पर अपनी अनुशंसाएं देने को कहा जा सकता है जिनके आधार पर राज्यों को योजना अनुदानों के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित किया है। मतलब खुद केंद्र सरकार इसको कह सकती है बाद में, जब मामला डलमिल जाएगा, राज्यों के अंदर विवाद बढ़ेंगे, तो खुद केंद्र सरकार या फिर खुद राष्ट्रपति कह सकता है कि आप खुद सभा से कहें कि किस तरह से, किस सिद्धांत पर हम राज्यों को पैसा दें। तो खुद वित्त आयोग कह रहा है इसको। चूंकि वित्त आयोग ऐसी अनुशंसाएं कर सकता है, इसलिए यह आवश्यक होगा कि इसके पूर्व उसके पास योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना की एक रूपरेखा उपलब्ध रहे। मतलब पंचवर्षीय योजना है जो तैयार करता है योजना आयोग, उसको पहले सामने रख दे वित्त आयोग के, ताकि उस हिसाब से वो राज्यों में पैसा आवंटित करें, उसकी सिफारिशें करें राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति परिषद में रख दे, फिर वो केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए वित्त आयोग की नियुक्ति ऐसे समय पर की जाए उसे अपनी अनुशंसाएं के अंतिम रूप देने के पहले उसके पास यह रूपरेखा उपलब्ध हो। कौन सी? पंचवर्षीय योजना वाली योजना आयोग की। जबकि वित्त आयोग द्वारा योजना अनुदानों के वितरण की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत निश्चित किए जाएंगे। साल दर साल इन सिद्धांतों को लागू करने की व्यवस्था योजना आयोग तथा सरकार पर छोड़ी जा सकती है। ठीक है, ये सरकार पर छोड़ दी वित्त आयोग ने कि आप इन सिद्धांतों को कब लागू करेंगे इस व्यवस्था को।